ने बिहार चुनाव में लैंडस्लाइड जीत हासिल कर ली। लगता है लालू के जंगल राज की यादों ने अब तक बिहार का पीछा नहीं छोड़ा है और डबल इंजन सरकार पर बिहार की जनता का विश्वास कायम है। वैसे आज बाल दिवस भी है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। अनकही में आज बात होगी बिहार चुनाव में डबल इंजन की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की, पाकिस्तान के संविधान में हुए सबसे बड़े बदलाव की और दिल्ली ब्लास्ट केस में नए खुलासों की। लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की सत्ता में वापसी कर ली है। पहली बार बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछले चुनाव की तुलना में जेडीयू ने दोगुनी सीटें हासिल की हैं। जनता ने 10वीं बार नीतीश कुमार को राज्य का ताज दे दिया है। बिहार के नतीजों में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार महागठबंधन को 70 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी महागठबंधन 50 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। पहली बार बिहार चुनाव में ताल ठोकने वाले प्रशांत किशोर का हाल तो और खराब हुआ। उनकी जन स्वराज पार्टी 243 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि ओवैसी ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखा। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी 5 सीटों पर कब्जा जमाया। बिहार में एक बार फिर इतिहास रच दिया गया है। एनडीए ने बम्पर बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की है। ये जीत साबित करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां जीत पक्की होती है। आज समझेंगे कि कैसे मोदी मैजिक हर चुनाव में काम करता है, कैसे बिहार में डबल इंजन सरकार ने विकास की नई कहानी लिखी है और क्यों लोग बार बार एनडीए पर भरोसा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के ताजा नतीजों की। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। जेडीयू का प्रदर्शन भी वैसे शानदार रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह चिराग पासवान ने फिर से सबको चौंका दिया है। उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी इस बार 50 सीटों के अंदर सिमट कर रह गई है। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन और भी निराशाजनक साबित हुआ। ये एनडीए की पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एनडीए की इतनी बड़ी जीत का राज क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, वहां वहां एनडीए ने जीत दर्ज की। बिहार में प्रधानमंत्री ने कई रैलियां की। उन्होंने विकास की बात की, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, लोगों को बताया कि कैसे केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर बिहार का विकास कर रही हैं। और नतीजा सबके सामने है, एनडीए की ऐतिहासिक जीत। बिहार में लिखा जा रहा है इतिहास। मोदी जी और नीतीश पे है बिहारियों का विश्वास। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हैज एबिलिटी। पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में एक बेहद लोकप्रिय शब्द गूंज बन चुका है, मोदी की गारंटी। इसका मतलब यह माना जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में सक्रिय होते हैं तो बीजेपी को उस क्षेत्र में मजबूती मिलती है और चुनावी नतीजों में ये बढ़त साफ दिखाई देती है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यहां भी पीएम मोदी जीत की गारंटी बने। बिहार की लैंडस्लाइड विक्ट्री ने साबित कर दिया कि मोदी का जादू एक बार फिर चल गया। पिछले कुछ चुनावों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे मोदी मैजिक ने हर जगह अपना असर दिखाया। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहां बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और 255 से ज्यादा सीटें जीती। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जबकि पिछले 20 सालों में कोई भी सीएम उत्तर प्रदेश में दोबारा शपथ नहीं ले पाया था। लेकिन पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री के प्रचार को बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण माना गया। लोगों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और बीजेपी को भारी बहुमत दिया। साल 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए। बीजेपी लगातार 18 साल से सत्ता में थी और विपक्ष को उम्मीद थी कि इस बार सरकार बदलेगी।
लेकिन मोदी मैजिक ने फिर कमाल कर दिया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रचार किया, जहां कुल 73 सीटें थी। इनमें से बीजेपी ने 55 पर जीत दर्ज की। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर स्वीकार किया कि यह जीत मोदी मैजिक की वजह से मिली। राजस्थान में भी 2023 में चुनाव हुए। यहां कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत को उम्मीद थी कि वो दोबारा सत्ता में आएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने पासा पलट दिया। प्रधानमंत्री ने 14 जिलों में प्रचार किया। इन जिलों में बीजेपी ने 66 सीटें जीती। उदयपुर, भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे शहरों में मोदी की रैलियों ने पार्टी को जीत दिलाई। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। नवंबर 2024 में यहां चुनाव हुए और बीजेपी की महायुति को शानदार जीत मिली। 228 में से 230 सीटें महायुति ने जीती, जो एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। जहां जहां मोदी गए वहां बीजेपी और उसके सहयोगियों की जीत हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माना कि मोदी की रैलियों का असर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से 106 सीटों पर पड़ा। हरियाणा में भी 2024 में चुनाव हुए। यहां बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। एक सर्वे के मुताबिक मोदी की लोकप्रियता ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की। लोगों ने माना कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में गलती की थी और विधानसभा चुनावों में उसे सुधारा। मोदी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा और लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। ओडिशा में लंबे समय से बीजू जनता दल की सरकार थी, लेकिन 2024 के चुनावों में बीजेपी ने वहां शानदार प्रदर्शन किया। मोदी ने ओडिशा में कई रैलियां की, उनके प्रचार का असर दिखा और बीजेपी को अच्छे नतीजे मिले। अब आते हैं डबल इंजन सरकार पर, जिसका मतलब होता है केंद्र में भी एनडीए की सरकार और राज्य में भी एनडीए की सरकार, यानी दोनों सरकारें मिलकर विकास के काम करती हैं और कोई एक दूसरे के काम को रोकता नहीं है या बाधा नहीं डालता है। पीएम मोदी ने बिहार में एक रैली में कहा था कि जब दोनों सरकारें साथ होती हैं तो विकास की रफ्तार तेज हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पिछले 11 सालों में डबल इंजन सरकार के कारण बिहार में बड़े बदलाव आए हैं। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, महिला सशक्तिकरण हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। देखा जाए तो डबल इंजन सरकार से बिहार को काफी फायदा तो हुआ है। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था। अपहरण, हत्या, रंगदारी आम बातें थी। मुझे याद है कई ऐसी महिलाएं जो मेरी दोस्त हैं और बिहार से आती हैं, वो बताती हैं कि एक दौर था जब पटना जैसे शहर में भी, जो राजधानी है, वहां महिलाएं, लड़कियां शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने से डरती थी और परिवार वाले कहते थे अब घर से बाहर मत जाओ। लेकिन नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी ने बिहार को बदल दिया। आज बिहार में क्राइम रेट कम हुआ है, विकास है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले हैं। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। जीविका दीदियों के जरिए महिला सशक्तिकरण हुआ है और यही वजह है कि इस बार महिलाओं ने पुरुषों से लगभग 9% ज्यादा वोट डाले। दूसरे चरण में तो महिलाओं ने 74% से ज्यादा वोटिंग की। यह अंतर पहले कभी इतना बड़ा नहीं था। डबल इंजन सरकार की वजह से लोग एनडीए पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि विकास के लिए दोनों जगह एनडीए की सरकार जरूरी है। यही फॉर्मूला यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में भी काम कर चुका है। बिहार की जीत से एनडीए का मनोबल बढ़ेगा। अगले चुनावों में भी पार्टी इस मॉडल का इस्तेमाल करेगी। विकास की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। बिहार चुनाव में एक और मुद्दा छाया रहा, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमले किए, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद देश में ये पहला चुनाव था और नतीजे बता रहे हैं इसके असर के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना को दिया और बिहार में कई रैलियों में इसका जिक्र किया। रैली के दौरान मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी और उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह संदेश बिहार की जनता के दिल को छू गया। बीजेपी ने पूरे बिहार में तिरंगा यात्राएं निकाली और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया। इसके जरिए पार्टी ने देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाया। बिहार की जनता ने इस कार्रवाई की सराहना की और मजबूत नेतृत्व के महत्व को समझा। लोगों को लगा कि मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और भारत अब किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। विपक्ष इस मुद्दे पर कमजोर पड़ गया क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर साफ रुख नहीं रख पाया।
बिहार की जनता ने चुनाव में इस मजबूत नेतृत्व को सलाम किया और एनडीए को भारी बहुमत दिया। बिहार और पिछले सभी चुनावों से एक बात साफ होती है कि पीएम नरेंद्र मोदी का प्रभाव बहुत गहरा है। जहां भी वो रैली करते हैं वहां लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उनकी बातें लोगों के दिल को छूती हैं। मोदी सिर्फ पार्टी के प्रचार नहीं करते, वो लोगों को बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किया है। युवाओं से भी मोदी का जुड़ाव मजबूत है। वो युवाओं को अगले 5 साल का विजन देते हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी सभी वर्गों तक उनकी पहुंच है। इस बार बिहार के चुनाव में जहां महागठबंधन का फोकस MY यानी मुस्लिम यादव वाली थ्योरी पर था, तो एनडीए ने MY का नया फॉर्मूला दे दिया, महिलाएं और यूथ। देखिए, मुस्लिम और यादव और महिलाएं और यूथ, ये काम कर गया। बिहार की जीत से साफ संदेश गया कि लोग विकास चाहते हैं, ना कि जंगल राज। लोग डबल इंजन सरकार को पसंद करते हैं क्योंकि उससे काम तेजी से होता है। मोदी नीतीश की जोड़ी पर लोगों को भरोसा है। महागठबंधन की हार बताती है कि सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने से चुनाव जीता नहीं जा सकता। लोगों के सामने विकास का एजेंडा रखना जरूरी होता है। जो पार्टी सिर्फ भाषण देती है लेकिन उसका काम नहीं दिखता, उसे लोग खारिज कर देते हैं। और यही हुआ है इस बार बिहार के चुनाव में। पाकिस्तान में एक ऐसा बदलाव हुआ है जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 13 नवंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 27वें संविधान संशोधन पर दस्तखत कर दिए हैं और इस एक दस्तखत ने पाकिस्तान की पूरी सत्ता व्यवस्था को बदल दिया। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। उनके हाथ में न सिर्फ सेना की कमान है बल्कि देश के परमाणु बम का बटन भी है। अब इसको आसान तरीके से समझते हैं कि इस संशोधन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव किए गए हैं। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आर्मी चीफ असीम मुनीर को अब CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वो पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की कमान संभालेंगे। पहले ये जिम्मेदारी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास होती थी, लेकिन अब इस पद को खत्म कर दिया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि CDF का कार्यकाल 5 साल का होगा। मुनीर को नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बनाया गया था और उनका कार्यकाल 27 नवंबर 2025 को खत्म होने वाला था, लेकिन अब वो 2030 तक अपने पद पर रहेंगे। इसका मतलब है कि वो कुल 8 साल तक देश की सेना की कमान अपने हाथ में रखेंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि फील्ड मार्शल को आजीवन कानूनी सुरक्षा मिल गई है। इसका मतलब है कि मुनीर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि संसद इसे मंजूरी ना दे। ये वही सुरक्षा है जो पहले सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रपति को मिलती थी। और सबसे खतरनाक बदलाव तो यह है कि अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी आसिम मुनीर के हाथ में होगी। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, जिनमें टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह के हथियार शामिल हैं। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो देश के परमाणु हथियारों को संभालती है, उसका कमांडर अब CDF की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। इसका मतलब साफ है कि असीम मुनीर के हाथ में अब परमाणु बम का बटन है। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत खतरनाक स्थिति है। एक व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति देना, खासकर परमाणु हथियारों की कमान, गलत फैसलों का खतरा बढ़ा देती है। 12 नवंबर को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस बिल को 234 वोटों से पास कर दिया। सिर्फ 4 सांसदों ने इसका विरोध किया। इससे पहले 10 नवंबर को सेनेट ने भी इसे 64 वोटों से पास कर दिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। विपक्षी पार्टियां, खासकर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, इस बिल के खिलाफ थी। PTI के सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया। उन्होंने बिल की कॉपियां फाड़ी और नारेबाजी की। PTI के नेताओं ने इस संशोधन को लोकतंत्र की कब्र खोदना बताया, लेकिन सरकार के पास बहुमत था और बिल पास हो गया। इस संशोधन से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान की न्यायपालिका है। 27वें संशोधन में एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई है। अब सभी संवैधानिक मामले सुप्रीम कोर्ट के बजाय इस नई कोर्ट में सुने जाएंगे। इस कोर्ट के जज सरकार नियुक्त करेगी,
जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ गई है। इसी विरोध में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने अपने 13 पन्नों के इस्तीफे में लिखा, यह संशोधन संविधान पर एक गंभीर हमला है। इसने सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया है और न्यायपालिका को सरकार के अधीन कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कोर्ट में बैठना उनकी शपथ का अपमान होगा। असीम मुनीर अब पाकिस्तान के इतिहास के 5वें फील्ड मार्शल बन गए हैं। उनसे पहले सिर्फ 4 लोगों को यह उपाधि मिली है। फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ। ये सभी तानाशाह थे जिन्होंने पाकिस्तान पर लंबे समय तक शासन किया। अयूब खान ने 1958 से 1969 तक, याहिया खान ने 1969 से 1971 तक, जियाउल हक ने 1977 से 1988 तक और मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान पर राज किया। इन सब ने पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में सेना ने आधे से ज्यादा समय तक देश पर शासन किया है। अब असीम मुनीर इसी परंपरा का हिस्सा बन गए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि असीम मुनीर परवेज मुशर्रफ की पुरानी रणनीति को फिर से अपना रहे हैं। मुशर्रफ की रणनीति थी ब्लीड इंडिया, यानी भारत को 1000 जख्म देना। मुशर्रफ ने परमाणु हथियारों की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा दिया था। उनका मानना था कि परमाणु हथियार एक ढाल की तरह काम करेंगे और आतंकवादी हमले तलवार की तरह। मुशर्रफ के समय में 2000 में लाल किले पर हमला, 2001 में संसद पर हमले के अलावा कई और आतंकी हमले हुए थे। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुनीर भी इसी रणनीति पर चल रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बहुत खतरनाक हैं। इस मामले में गिरफ्तार सभी डॉक्टर्स का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। जांच से पता चला है कि इस आतंकी मॉड्यूल की योजना 6 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में 6 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने की थी। ये तारीख बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है। ये एक सिलसिलेवार योजना थी जिसमें कई चरण थे। भारत के अंदर ऐसे कई और स्लीपर सेल्स हो सकते हैं जिन्हें एक्टिवेट किया गया हो। अब असीम मुनीर के हाथ में इतनी शक्ति आना भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जिसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था। ये 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य हार थी। इसके बाद से मुनीर भारत के खिलाफ नई रणनीति बना रहे हैं। परमाणु हथियारों की कमान एक व्यक्ति के हाथ में होना सबसे बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई गलत निर्णय लिया जाता है तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए तबाही बन सकती है। पाकिस्तान की सेना परमाणु हथियारों को सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने योग्य हथियार मानती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तानी सेना को लगता है परमाणु युद्ध में वो बच जाएंगे। ये सोच बहुत खतरनाक और गलत है, लेकिन फिर भी ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुनीर ने अब दूसरे देशों जैसे अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। इससे वो भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत बना सकते हैं। 27वां संविधान संशोधन पाकिस्तान में लोकतंत्र की मौत का प्रतीक है। न्यायपालिका कमजोर हो गई है, सेना का दबदबा और बढ़ गया है और एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति आ गई है। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि जब भी सेना ने सत्ता संभाली है, देश की हालत और बदतर हुई है। आर्थिक संकट, आतंकवाद और अंदरूनी अशांति बढ़ती गई है। पाकिस्तान अभी कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था बेहद खस्ता है और देश के अंदर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहे हैं। ऐसे में असीम मुनीर का तानाशाह बनना पाकिस्तान के लिए और भी खतरनाक है। पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये एक पूरे देश की सत्ता व्यवस्था का बदलाव है। असीम मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिनके हाथ में सेना की कमान के साथ साथ परमाणु हथियारों का बटन भी है। भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि मुनीर परवेज मुशर्रफ की पुरानी ब्लीड इंडिया रणनीति को फिर से अपना रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल का खुलासा इसी रणनीति की ओर इशारा करता है। आने वाले समय में भारत को और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान की सेना का एजेंडा साफ है।
भारत को अस्थिर करना और आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि पाकिस्तान की हर तानाशाही का अंत बुरा ही हुआ है। अब देखना यह है कि असीम मुनीर की इस नई तानाशाही का क्या अंजाम होगा। क्या दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका एक बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा था? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि आतंकवादी करीबन 32 कारों में बम रखकर पहुंचाने की फिराक में थे। दावा किया जा रहा है कि आतंकवादी करीबन 32 कारों में बम रखकर अलग अलग जगहों पर पहुंचाने की फिराक में थे। आतंकवादियों की मंशा पूरी दिल्ली समेत देश में सिलसिलेवार तरीके से सीरियल ब्लास्ट करने की थी। इसके अलावा कई खुलासे हुए हैं, उनको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आतंकियों के खिलाफ एक्शन की, वो समझ लेते हैं। 13 नवंबर की रात जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकी डॉक्टर उमर नबी का घर आईईडी ब्लास्ट से पूरी तरह उड़ा दिया। फिर बुलडोजर ने पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया। ये एक्शन एक संदेश है कि जो भी भारत की धरती पर आतंकवाद फैलाएगा उसका यही हश्र होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगहों पर धमाके करना चाहते थे। लेकिन जब सुरक्षा बलों ने 30 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया तो घबराए हुए डॉक्टर उमर ने जल्दबाजी में यह धमाका कर दिया। इस पूरे प्लान के लिए आतंकियों ने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामान भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थीं। जांच एजेंसियों को अब तक 3 कारें बरामद हो चुकी हैं, बाकी गाड़ियों की तलाश की जा रही है। 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ था वो इसी सीरियल अटैक का हिस्सा था। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब समझते हैं कि उस दिन डॉक्टर उमर ने क्या किया। जांच में अब तक 8 सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुके हैं जो उमर की पूरी मूवमेंट को दिखाते हैं। सुबह 8:13 पर उमर ने हुंडई i20 कार, जिसका नंबर था HR26CE7476, उसे लेकर फरीदाबाद से बदरपुर टोल के रास्ते दिल्ली में एंट्री की। ये वीडियो साफ दिखाता है कि वो पूरी योजना के साथ दिल्ली आया था। दोपहर 2:05 पर उमर की कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से गुजरी। ये जगह संसद भवन से महज 3 किलोमीटर दूर है। फिर वो पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद पहुंचा, जहां का भी वीडियो सामने आया है। शाम 6:22 पर कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से बाहर निकली। फिर वो दिगंबर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और भीड़ भाड़ वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से गुजरती रही। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचने के बाद उमर ने 400 मीटर आगे जाकर यू टर्न लिया। ये यू टर्न कोई गलती नहीं थी, ये लाल किले के सबसे करीब पहुंचने की पूरी योजना थी। और फिर 6:52 पर धमाका हो गया। सिर्फ 30 मिनट में पूरी कहानी खत्म हो गई। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की है कि कार में डॉक्टर उमर ही था। उसकी मां के डीएनए सैंपल से मिलान करके शव की पहचान हुई है। एक बहुत अजीब बात सामने आई है जो पूरी प्लानिंग में सामने आई। वो ये कि जब डॉक्टर उमर सुबह कार लेकर निकला था तो बोनट पूरी तरह बंद था, लेकिन पार्किंग में जाने के बाद जब सीसीटीवी में कार दिखी तो बोनट हल्का खुला दिख रहा था। पार्किंग से निकलने के बाद बोनट रस्सी से बंधा हुआ था। ऐसा क्यों था? इसका जवाब फॉरेंसिक टीम को मिल गया है। बोनट के नीचे अमोनियम नाइट्रेट के कण मिले हैं। विस्फोटक बोनट में ही छुपाया गया था। शुरुआती जांच बताती है कि मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। पार्किंग में जाकर उमर ने आखिरी बार विस्फोटक को चेक किया और फिर हमला करने निकल पड़ा। अब सुनिए सबसे डरावनी बात। दिल्ली एनसीआर में अब भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। जांच में पता चला है कि जैश का फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल धमाके के लिए करीब 3200 किलो विस्फोटक जमा कर चुका था, जिसमें से लगभग 2923 किलो बरामद कर लिया गया है। बाकी का 277 किलो विस्फोटक कहां छिपा कर रखा गया, इसका पता अब तक नहीं चला है। एजेंसी को शक है कि बचा हुआ विस्फोटक फरीदाबाद में ही किसी जगह छिपाया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है।
एक और खुलासा सुनिए। आतंकी धमाके के पीछे अब तक 5 कारों का पता चल चुका है और जांच बता रही है कि कुल 32 कारों में विस्फोटक भरकर पूरे देश में धमाके करने की योजना थी। पहली कार थी सफेद रंग की हुंडई i20 जिसमें धमाका हुआ। दूसरी कार है लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट जो 12 नवंबर को फरीदाबाद में लावारिस हालत में मिली। ये भी उम्र की ही थी और इस कार का इस्तेमाल विस्फोटक को किराए के कमरे तक लाने में किया जाता था। तीसरी कार है लाल रंग की स्विफ्ट डिजायर जिसका लिंक डॉक्टर शाहीन से है। यह कार डॉक्टर शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल को इस्तेमाल के लिए दी थी। इसी कार से पुलिस को पहले असॉल्ट राइफल्स मिली थी। चौथी कार सफेद ऑल्टो है जो लखनऊ में पकड़ी गई। इस कार का रिश्ता शाहीन के भाई परवेज अंसारी से है। पांचवी कार है सिल्वर कलर की मारुति सुजुकी ब्रेजा जो डॉक्टर शाहीन की है। सवाल यह है कि क्या इस कार का इस्तेमाल भागने के लिए करना था या इससे भी धमाका किया जाना था। बम निरोधक दस्ता इसकी जांच कर रहा है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने हमलों में इस्तेमाल के लिए i20 और इकोस्पोर्ट कार को मॉडिफाई किया था। जांच टीम अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इसी तरह की और भी गाड़ियां तैयार की गई थीं। इस ब्लास्ट में जिस हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया गया उसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये कार पिछले 11 साल में 5 बार बिक चुकी थी। सबसे पहले 18 मार्च 2014 को नदीम ने गुरुग्राम के शोरूम से कार खरीदी थी। फिर 2017 में नदीम ने गुरुग्राम के शांतिनगर में रहने वाले सलमान को बेच दी। मार्च 2024 में सलमान ने एक्सचेंज ऑफर के तहत पुरानी कार की खरीद फरोख्त करने वाली एजेंसी के जरिए कार दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दी, लेकिन उसके नाम पर रजिस्टर नहीं हो पाई। चौथी बार देवेंद्र ने एक्सचेंज ऑफर में कार फरीदाबाद के अमित पटेल को बेच दी और फिर पांचवी बार 29 अक्टूबर 2025 को आमिर रशीद ने OLX के जरिए अमित से 1,70,000 रुपए में खरीद ली। आमिर से पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर उमर नबी ने ही पैसे देकर कार खरीदवाई थी। कार का इंश्योरेंस अभी बाकी था लेकिन पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था, जबकि RC अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए 20-25 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही धमाका कर दिया गया। हरियाणा पुलिस अब कार डीलर से पूछताछ कर रही है। अब आते हैं असली खतरे की जड़ पर। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर 70 एकड़ में फैली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको चलाता है अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट के चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। पूरा ट्रस्ट सिद्दीकी परिवार के कंट्रोल में है। एक स्टाफ मेंबर ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हर साल अरब देशों से बड़ी फंडिंग आती है। यूनिवर्सिटी को देश के बाहर से डोनर्स मिलते हैं। यह यूनिवर्सिटी MBBS के लिए सालाना 16 लाख रुपए फीस लेती है और MD के लिए 3 लाख से लेकर 30 लाख रुपए सालाना तक की फीस है। इतनी भारी भरकम फीस के बावजूद विदेशी फंडिंग का आना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब सरकार ने ED को इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही एजुकेशन बॉडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है। जांच में पता चला है कि तीनों डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन थ्रीमा नाम के एक एन्क्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। इस ऐप को स्विट्जरलैंड के डेवलपर्स ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए फोन नंबर या ईमेल की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है और इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इन तीनों डॉक्टर्स ने प्राइवेट थ्रीमा ग्रुप बनाया था। इसमें वो संवेदनशील दस्तावेज, नक्शे और लोकेशन की जानकारी शेयर करते थे। सभी धमाकों की पूरी प्लानिंग इसी ग्रुप के जरिए हुई थी। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे ऑपरेशन को तुर्की की राजधानी अंकारा से कंट्रोल किया जा रहा था। वहां बैठा एक हैंडलर थ्रीमा ऐप के जरिए इन डॉक्टर से बात कर रहा था और सभी निर्देश वहीं से आ रहे थे। ये इस बात का सबूत है कि इस ब्लास्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क शामिल था। भारत के अंदर और बाहर से मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया गया। अब जांचकर्ताओं के पास इन चैट्स का डेटा आ चुका है। ये डेटा इस बात का सबूत है कि कितने और लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे और आगे का प्लान क्या था। कश्मीर, फरीदाबाद और लखनऊ के अलावा इस केस का कनेक्शन कानपुर से भी जुड़ा है। यूपी ATS ने कानपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, जो 32 साल का है और GSVM मेडिकल कॉलेज में MD कार्डियोलॉजी के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। डॉक्टर आरिफ भी कश्मीर के अनंतनाग से है। जांच में पता चला है कि वो डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के संपर्क में था।
ब्लास्ट वाले दिन डॉक्टर आरिफ उन लोगों से फोन पर बात कर रहा था जो डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े थे। एटीएस ने आरिफ के घर की तलाश ले ली और उसका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। अब तक जम्मू कश्मीर में 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी और कुछ ऐसे हैं जिनका रिश्ता उमर और मुजम्मिल से है या जिनका लिंक शाहीन से मिला है। लगातार दबिश दी जा रही है और तलाशी ली जा रही है। ईडी की एंट्री हो चुकी है और अब टेरर फंडिंग की पूरी जांच होगी। जैश-ए-मोहम्मद ने इस बार आतंक फैलाने के लिए नया तरीका अपनाया है। पढ़े लिखे लोगों और डॉक्टर्स को अपने नेटवर्क में शामिल किया है। इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। यह खतरे की घंटी है कि आतंकवाद अब सिर्फ अनपढ़ या गरीब लोगों तक सीमित नहीं है। और आखिर में मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूं कि आज हम सब लोग, आप शायद अपने घर में, दफ्तर में बैठे होंगे, मैं भी अपने दफ्तर में हूं, हम सब इस समय सुरक्षित हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसीज किस तरह से दिन रात मेहनत कर रही होंगी ताकि आगे भी हम और आप सुरक्षित रह सकें। तो अपनी सुरक्षा के लिए एक बार उन्हें धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे है। हम सब के अंदर एक वो बच्चा जो आज भी जिंदा रहता है, कभी कभी अपनी पहचान दिखाता भी है। तो हम सबको और हम सबके अंदर उस बच्चे को हैप्पी चिल्ड्रंस डे।